शॉशैंक रिडेम्पशन ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट देन वन ऑफ द, इसको कंसिडर करा जाता है। काफ़ी सारे लोग इसको अपने टॉप 10 मूवीज़ में रखते हैं। काफ़ी लोग तो इसको टॉप 5 में भी रखते हैं, टॉप 3 में भी रखते हैं, एंड कई लोग इसको टॉप 1 भी रखते हैं। एंड इतनी ज़्यादा लेजेंडरी मूवी को मैं इतना लेट देख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली में पता ही नहीं था इसके बारे में। मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी एंड काफ़ी सारे लोग इसका नाम ले रहे थे, प्रिजन एस्केप है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें कैप्टिविटी में लगा, मुझे मज़ा आया, मुझे मज़ा अंदर से लगा कि मैं इसको देखूँ। एंड जब मैंने इसको देखा भाई, ओके तगड़ा था माल, कहूँगा तगड़ा था। स्लो बर्निंग था। जो लोग एक्शंस देखते हैं उनके लिए पेशेंस ज़रूरी है इसको देखने के लिए, लेकिन हाँ माल तगड़ा था गुरु। ये मूवी एक्चुअली में है तो प्रिजन के बारे में, लेकिन काफ़ी सारी अंडरलाइन थीम्स को जो है ये एक्सप्लोर करती है। अपनी ह्यूमन इमोशंस को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करती है, अपनी थिंकिंग को लेकर, इमोशंस को लेकर एक्सप्लोर करती है। काफ़ी सारे जो थॉट्स होते हैं जिस हिसाब से हमें चलना है, हमारे माइंड को भी काफ़ी सारी चीज़ों को ये एक्सप्लोर करती है। इवन अपने जस्टिस सिस्टम की ब्रोकननेस को भी दिखाती है कि जैसे प्रिजन में इतने सारे प्रिजनर्स हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर इनोसेंट। मोस्ट ऑफ देम प्रिजन में क्यों हैं? उनके लॉयर ने उनको फकअप कर दिया, इसकी वजह से वो प्रिजन में, यानी मोस्ट ऑफ देम आर इनोसेंट, किसी ने कुछ क्राइम करा भी नहीं है एंड वो लोग अब बाहर जा भी नहीं सकते हैं एंड वो प्रैक्टिकली हार मान गए एंड जस्ट बस अपनी लाइफ जी रहे हैं। एंड माइंड यू कि ये प्रिजन जो है वो लाइफ सेंटेंस का है, मतलब अगर तुम एक बार चले गए तो तुम्हारी ज़िंदगी इसमें कटने वाली है अनटिल एंड अनलेस की हर 10-20 साल बाद या शायद से या फिर 5 साल बाद तुम्हारे को लोग देखने के लिए आएंगे एंड उनके सामने तुम्हें बताना पड़ेगा कि हाँ अब मैं एक अच्छा मैन बन चुका हूँ। उसके बाद वो छोड़ेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। तो टेक्निकली यू आर लाइफ लाइन इन द प्रिजन एंड यही स्टोरी हमारी मेन कैरेक्टर की चालू भी होती है यही से ही। एंड यही से अपने मेन कैरेक्टर की स्टोरी भी चालू होती है, जो कि है एंडी, जो कि उसकी वाइफ चीट करती है उसको एंड उसके फेक मर्डर के उसके लवर के फेक मर्डर के केस के ऊपर अपने एंडी को अंदर कर ले जाता है, जो कि हालांकि ऑब्वियसली फेक था, एंडी क्रिमिनल नहीं था, लेकिन वो अब अंदर चला गया एंड 20-30 मिनट तक, मूवी के 20-30 मिनट तक लगता है कि एंडी अब कुछ ना कुछ करेगा। वो हैमर गिमर छोटा सा मंगवाता है, कुछ स्टोन्स वगैरह ये सब मंगवाता है। उसके दोस्त थे जो कि जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, मॉर्गन ने जो कैरेक्टर प्ले करा था उसका कैरेक्टर मैं भूल चुका हूँ, लेकिन सर मॉर्गन ने जो कैरेक्टर प्ले करा था, सर मॉर्गन से वो बुलाता है एंडी। एंड ऑनेस्टली भाई 20-30 मिनट तक लगता है कि हाँ एक्चुअली में प्रिजन एस्केप है, लेकिन उसके बाद जो ये स्टोरी चालू हो जाती है, बट यही से ही चालू होती है मोर ऑफ अ स्टोरी जो कि अंडरलाइंड है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बोरिंग स्टोरी हो जाती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। हालांकि वो स्टोरी आगे जाके पूरी की पूरी पे ऑफ करती है, आगे जाके तुम्हें सब कुछ पता चलता है कि जो भी इसने करा था इसके अंदर, जो भी लाइब्रेरी बिल्ड कर रहा था, जो भी इसने स्टेप उठाए थे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे स्टोरी लेकर। लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए स्पॉइल नहीं करूँगा, या फिर शायद से कर भी दो आगे जाके, मुझे पता नहीं है, मैं अलग ही फ्लो में चल रहा हूँ अभी। एंड यही से कहीं से ये जो है ना साइकोलॉजी दिखाती है प्रिजन की, प्रिजनर्स को लेकर कि कैसे इतने ज़्यादा टाइम तक एक बंदा प्रिजन में रहने के बाद जब वो अपने रियल वर्ल्ड में जाता है, मदरफकर्स मैन। चलो होती है साइकोलॉजी ऑफ प्रिजन की स्टोरी की। जैसे एक इसमें कैरेक्टर आता है ब्रूक का, जो कि 50 साल, वो पूरी की ज़िंदगी 50 साल अपने प्रिजन में बिताता है। जब उसके बाद जब उसको बेल मिलती है, जब वो रियल वर्ल्ड में जाता है, जब वो देखता है कि जब वो बचपन का था तब उसने एक बार अपनी जो है वो एक कार देखी थी एंड जब वो अब बाहर निकला है 50 साल बाद जेल से, तब गाड़ी जिस रोड पे गाड़ियाँ हैं, जिस रोड पे कार्स है, तब उसका थोड़ा सा दिमाग मानसिक संतुलन हिल ही जाता है। वहाँ पे जब वो रहता है उस कंफर्ट जोन में, जब वो रहता है प्रिजन के, वहाँ पे जब भी वो लोग जब कहेंगे तभी उसे उठना है, जब परमिशन मिलेगी तभी उसे मूतने जाना है, जब परमिशन मिलेगी तभी बैठना है, जब काम करना है, ये सब। यहाँ पे आके जब वो फ्रीडम पकड़ता है, जब वो फ्रीडम आखिर में हासिल करता है, तो वो फ्रीडम उसके लिए फ्रीडम नहीं रह जाती है। उसके माइंड में उसके लिए फ्रीडम वो प्रिजन ही है, उसके माइंड में उसका होम ही प्रिजन अब बन चुका है। यानी जब वो रियल वर्ल्ड में फ्रीडम मिल भी उसको जाती है तब भी उसको फ्रीडम राज नहीं आती है, इसकी वजह से वो ऑफ हो जाता है। यानी काफ़ी ज़्यादा एक साइकोलॉजी दिखाती है प्रिजनर्स की, कि जैसे जो लोग हार जाते हैं, जो लोग ज़िंदगी से हार ही जाते हैं, वो लोग जस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं कि या दिस इज़ माई लाइफ। यही ये चीज़ दिखाती है। मैं तुम्हें स्टोरी स्पॉइल नहीं करूँगा, लेकिन तुम बस इतना समझ लो कि इट वॉज अ स्टोरी ऑफ अ प्रिजन एस्केप। बट प्रिजन एस्केप जब वो हथौड़ा ले लेता है 20-30 शायद से मिनट बाद, उसके बाद प्रिजन एस्केप थम जाता है। उसके बाद वो जो से साइड क्वेस्ट पे लग जाता है, वो लाइब्रेरी बिल्ड करता है, वो एक पुलिस ऑफिसर से अपने कॉन्टैक्ट बिल्ड करता है, वो जो एक वार्डन है उसके साथ कॉन्टैक्ट बिल्ड करता है। एंड एक्चुअली में तुम्हें लगता ही नहीं कि अभी प्रिजन एस्केप करने भी वाला है। एंड उसके बाद जो वो प्रिजन एस्केप करता है तब तुम्हें जाके पता चलता है कि अरे भैंचोद, ये जो सब उसने करा था वो एक्चुअली में बिल्डअप था अब इस सारी चीज़ का।
एंडी ने सिर्फ प्रिजन एस्केप नहीं करा, उसने प्रिजन में रहकर अपनी एक न्यू लाइफ क्रिएट कर दी बाहर जाने के लिए। मतलब जब उसने प्रिजन छोड़ा तो वो एक न्यू लाइफ में चला गया, वो उसने एक न्यू आइडेंटिटी प्रिजन में रहकर अपनी क्रिएट कर दी। तुम समझ सकते हो कि कितनी बड़ी चीज़ है, तुम्हें इसको देखना ही पड़ेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि उसने वहीं पर रहकर नई डॉक्यूमेंट बना लिए, नए सारी चीज़ें बना ली, पैसा भी बेंचो जोड़ लिया, अपने वॉक ऑन में ट्रांसफर कर दिया, एक न्यू नेम, न्यू बंदे को लेकर वो एक न्यू सिटी में जाकर रहने लगा। दैट इज वॉट प्रिजन एस्केप इज भाई। इट इज़ अबाउट पेशेंस, इट इज़ अबाउट होप। जैसे कि मैंने कहा कि इस पूरे के पूरे जो है मूवी का अंडरलाइन थीम, एक मेन कंसेप्ट ये होप एंड पेशेंस का। इवन हम लोग मूवी के बीच में सोचना बंद कर देते कि हाँ एंडी अब शायद से एस्केप नहीं करेगा, शायद से वो अब यहीं पे रह जाएगा, फिर अचानक से कुछ रैंडम चीज़ें हो जाएंगी जिसकी वजह से वो एस्केप कर लेगा, शायद से उसको एक रैंडम एक जगह मिल जाए, शायद से उसको एक कोई भी चांस मिल जाए जिसकी वजह से वो एस्केप कर ले। लेकिन एक्चुअल में एंडी प्रिजन में 19 साल रहने के बाद एस्केप करता है, एंड उस 19 साल में वो बंदा एक उसी छिन्नी हथौड़े से, वो जो इतनी इतनी छिन्नी हथौड़ी थी उससे पूरी की पूरी दीवार खोद लेता है। लाइक समझ रहे हो, पूरी की पूरी दीवार 19 साल तक खोदता है और उसके बाद उसमें से वो एस्केप करता है। मतलब ये 19 साल उसके अंदर पेशेंस था, उसके अंदर होप था। एंड मॉर्गन फ्रीमैन का था, उसमें एक डायलॉग था कि होप इज अ डेंजरस थिंग्स, इट ड्राइव्स अ मैन टू डू इनसेन थिंग्स। एंड एंडी ने इसको बाद में जाके लेटर में लिखा था कि होप इज अ गुड थिंग एंड ऑल, लेकिन मेरे हिसाब से होप इनसेन थिंग होने के बाद भी होप होनी चाहिए। होप ही है जो चीज़ जो कि इंसानों को ड्राइव करती है इन थिंग्स को करने के लिए। होप ही है जो कि इंसानों को ड्राइव करती है इम्पॉसिबल थिंग्स करने के लिए। एंड वही इम्पॉसिबिलिटी थिंग एंड ने करके दिखाई अंदर के सारे प्रिजनर्स के लिए। वो एक आइकन बन गया, एक अजूबा बन गया कि कैसे ये बंदा 19 साल तक डिटर्मिनेट रहा। तुम सोच के देखो, 19 साल तक तुम्हें चिन्नी हाथों से अपनी दीवार खोदनी है, तुम खोदोगे? उस बंदे ने खोदी उतने 19 साल तक, एंड नॉट जस्ट 19 साल तक खोद के रखी, उस बंदे ने साइड क्वेस्ट भी करी, उसने लाइब्रेरी बिल्ड करी, उसने वार्डन का सारा पैसा चुराया, सब कुछ उसने करा उस 19 साल में। एंड इट वाज ऑल प्लान्ड इन हिज माइंड, ही वाज वन ऑफ अ कैरेक्टर, वन ऑफ अ माइंड भाई। एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स सम्स अप टू दैट होप एंड पेशेंस के थीम के ऊपर, प्रिजन्स के ऊपर। ये जो सारा मूवी है ना, वो रिफ्लेक्ट करती है अपनी सोसाइटी को, अपने फेक जुडिशरी सिस्टम को। एंड राइट नाउ इंडिया की सिचुएशन देखकर मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी रियलिटी दिखाती है। And overall it was a really good movie भाई, really good movie, one of the good movies। Although pacing थोड़ी सी इसकी काफ़ी स्लो हो सकती है अगर तुम एक फास्ट पेसर हो तो। ओवरऑल मैं इसको रेट वेट तो नहीं करूँगा, लेकिन काफ़ी अच्छी मूवी थी भाई।